नमस्कार दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। और आज के वीडियो में जो है मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 131 से 140 तक। पीछे की जो है 13 क्लासेस मैंने करवा दी हैं, प्लेलिस्ट लगी है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट दिखाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। और ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, बस अब ये एक बार मैंने कह दिया, अब शुरू करेंगे, ठीक। बीच में मैं बोलता ही नहीं हूँ। फिलहाल शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 131, द यूनिक प्रैक्टिस ऑफ पॉट बरियल्स was a widespread regional characteristic of which Paleolithic culture। तो मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि जो पॉट बरियल्स मतलब कि जो मृतक होते हैं, मृतकों को घर के फर्श के नीचे बड़े मिट्टी के बर्तनों में दफनाने की अनोखी प्रथा किस ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की व्यापक क्षेत्रीय विशेषता थी, ठीक। अब बताना है कौन सा था। आहार बनास संस्कृति, कायथा संस्कृति, जोरवे संस्कृति या फिर मालवा संस्कृति। बताइए कौन सा है, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए देख लेते हैं इसमें, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, जोरवे कल्चर, ठीक, या फिर जोरवे संस्कृति। द जोरवे कल्चर 1400 टू 700 BCE, मतलब कि 1400 से 700 BCE ईसा पूर्व में, ठीक है। द जोरवे कल्चर सेंटर्ड प्राइमरली इन महाराष्ट्र, और ये जो है ज़्यादातर कहाँ पे प्राइमरली कहाँ मिल रहा था, महाराष्ट्र में, एट साइट्स लाइक इनामगांव और दायमाबाद। तो इनामगांव और दायमाबाद जैसी साइट्स पर। इज़ नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट फ्यूनररी प्रैक्टिस, मतलब कि जो अंतिम संस्कार की परंपराएं होती हैं उनके लिए जाना जाता है। चिल्ड्रन वर टिपिकली बरीड इन 2 पॉट्स ज्वाइंट माउथ टू माउथ, मतलब कि जो चिल्ड्रन बच्चे होते थे वो दफनाए जाते थे 2 पॉट्स में, 2 पॉट्स में, जो जुड़ा होता था माउथ टू माउथ, एंड प्लेस्ड हॉरिजेंटली, और वो रखा होता था हॉरिजेंटली अंडर द हाउस फ्लोर। कहाँ, हाउस फ्लोर के अलाइंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या होती थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक। हिंदी में देख लीजिए। जोरवे संस्कृति लगभग 1400 से 700 ईसा पूर्व, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, इनामगांव और दायमाबाद जैसी जगहों पर में केंद्रित थी, अपनी खास अंतिम संस्कार की परंपराओं के लिए जानी जाती है। बच्चों को आमतौर पर 2 बर्तनों में दफनाया जाता था जिनके मुंह आपस में जुड़े होते थे, सही है, और उन्हें घर के फर्श के नीचे फ्लोर पर, ठीक है, अंडर फ्लोर, उत्तर दक्षिण दिशा में आड़ा क्षैतिज रूप से रखा जाता था, ठीक है। इंटरेस्टिंग है वैसे ये देखा जाए क्वेश्चन, ठीक। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, विच एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। तो कौन से प्राचीन इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन है वाज द फर्स्ट, पहले थे, टू सिस्टमेटिकली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि उन्होंने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिकली दिया है। स्टेटिंग दैट, कहते हैं, बॉडीज फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब कि जो बॉडीज़ है वो अर्थ की तरफ गिरती हैं, एज इट इज़ द नेचर ऑफ द अर्थ टू अट्रैक्ट बॉडीज़, जैसे कि पृथ्वी का ये नेचर है, स्वभाव है अट्रैक्ट करना बॉडीज़ को, पिंडों को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना अपनी तरफ। किस प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया और कहा कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं क्योंकि वस्तुओं को आकर्षित करना पृथ्वी का स्वभाव है? आर्यभट्ट थे, ऑप्शन बी वारामिहिर, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, या फिर ऑप्शन डी भास्कर द्वितीय। बताइए कौन है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ठीक। लिविंग इन द 7th century CE, कब ये 7वीं शताब्दी में थे। ब्रह्मगुप्त वाज द हेड ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट उज्जैन, और ये जो थे हेड थे किसके, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, कहाँ, उज्जैन में, समझ रहे, ऊंचे पद पे थे। इन हिज सेमिनल वर्क, मतलब कि फेमस वर्क में, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, तो जो ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है वो किसने लिखा है, तो आप क्या कहोगे, ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है। इसी में इन्होंने बताया कि ही एंटिसिपेटेड आइजक न्यूटन्स ग्रेविटी बाई सेंचुरीज, मतलब कि देख रहे हो 7वीं शताब्दी में बता दिया, फिर भी न्यूटन बीच में लाए जा रहे हैं कि जैसे न्यूटन ने जो बता रखा है, ठीक है। डिफाइनिंग एन अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे उन्होंने डिफाइन किया अट्रैक्टिव फोर्स, गुरुत्वाकर्षणम, ठीक, उन्हें वो क्या कहते थे, गुरुत्वाकर्षणम कहते थे। इनहेरेंट टू द अर्थ, मतलब कि जो नेचर है ना पृथ्वी का, उसमें इनहेरेंट है, पहले से अंतर्निहित है। 7वीं सदी ईस्वी में रहने वाले ब्रह्मगुप्त उज्जैन की खगोलीय वेधशाला के प्रमुख थे। कौन, ब्रह्मगुप्त जी। अपनी महत्वपूर्ण रचना ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में उन्होंने पृथ्वी में निहित एक आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण को परिभाषित करते हुए आइजक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का सदियों पहले ही अनुमान लगा दिया था। समझ में आ रहा है, 7वीं शताब्दी में बता दिया है। और न्यूटन भाई साहब जो थे वो 16वीं शताब्दी में, वो सब पता ही है हम लोगों को, अब क्या ही कहें, ठीक है। फिलहाल
जानते हैं, वैसे आपको याद रखना है कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जो है ब्रह्मगुप्त ने, और उसमें उन्होंने 7वीं शताब्दी में ही बता दिया था। क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल ये बताइए, द एलिगेंट रॉक कट आर्किटेक्चरल मार्वल नोन एज द आराधना हॉल, ठीक है, और ग्रेट चैत्य केव एट कार्ले महाराष्ट्र वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच डायनेस्टी। तो वो ये कह रहे हैं कि कार्ले महाराष्ट्र में स्थित आराधना हॉल या फिर ग्रेट चैत्य गुफा, ठीक, या तो आराधना हॉल कह सकते हो या फिर ग्रेट चैत्य गुफा के नाम से जानी जाने वाली चट्टान को काटकर बनाई गई शानदार वास्तुकला का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? मौर्य, सतवाहन, वाकाटक राजवंश या फिर इक्ष्वाकु वंश? बताइए कौन सा है, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, सातवाहना डायनेस्टी या फिर सातवाहन राजवंश, ठीक। द कार्ले चैत्य केव, मतलब कि कार्ले चैत्य गुफा, केव एट, जिसे हम गुफा 8 भी कहते हैं, कार्व्ड इन द 1st सेंचुरी BC, तो मतलब कि ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी, इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड रॉक कट बुद्धिस्ट चैत्य इन इंडिया। तो मतलब कि ये जो भारत में सबसे विशाल एंड मोस्ट वेल प्रिजर्व, मतलब कि बहुत अच्छे से वेल प्रिजर्व रखी गई है रॉक कट बुद्धिस्ट, मतलब कि पत्थर को काट के, ठीक, रॉक कट चट्टान को काट के बनाई गई बुद्धिस्ट चैत्य, जिसे हम प्रेयर हॉल कहते हैं बुद्धिज़्म में, इंडिया में बनाई गई है। इट फीचर्स स्पेक्टेकुलर मोनोलिथिक पिलर्स, मतलब कि ये जो है बहुत ही बेहतरीन तरह के मोनोलिथिक पिलर्स, मतलब कि अखंड स्तंभ जिसे कह सकते हो, टॉप्ड विद कार्विंग्स ऑफ नीलिंग एलिफेंट्स, मतलब कि उसमें जो है झुके हुए हाथी दिखाए गए हैं, एंड वाज हैवली पैट्रोनाइज्ड बाय द सातवाहना रूलर्स, और मतलब कि इसे बहुत अच्छा संरक्षण प्राप्त था किसका? सातवाहन के जो राजवंश थे उनका, ठीक। तो पहली सदी ईसा पूर्व में बनी कार्ले चैत्य गुफा, गुफा 8, भारत की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित चट्टान को काटकर बनाई गई बौद्ध चैत्य प्रार्थना कक्ष है। इसमें घुटने टेके हुए हाथियों की नक्काशी वाली शानदार अखंड स्तंभ हैं, और इसे सातवाहन शासकों का भरपूर संरक्षण प्राप्त था, ठीक। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिक स्ट्रक्चरल माइलस्टोन फीचरिंग ए डबल डोम, ठीक है। तो डबल डोम जो है जिसमें फीचर कर रहे थे, वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन ए मेजर आर्किटेक्चरल स्केल इन इंडिया थ्रू विच मोनूमेंट, मतलब कि किस मोनूमेंट में ऐसा दर्शाया गया डबल डोम वाली चीज़? हिंदी में देख लीजिए, डबल डोम वाली अनोखी संरचनात्मक विशेषता को भारत में किस स्मारक के माध्यम से बड़े वास्तुशिल्प स्तर पर पेश किया गया था? सिकंदर लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल या फिर गोल गुंबज? किस में था बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोदी, ठीक है। तो सिकंदर लोदी का जो मकबरा था उसमें दर्शाया गया था। बिल्ट इन 1517 18, मतलब कि कब बनाया गया? 1517 या 18, इन दोनों के बीच बना है, मतलब एकदम से तो बन नहीं जाता है। तो ये कब बनाया गया सिकंदर लोदी का मकबरा? 1517 से 1518 के बीच में दिल्ली में। द टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोदी इज़ द फर्स्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ए ट्रू डबल डोम। तो मतलब कि ये जो सिकंदर लोदी का मकबरा है ना, ये पहला इतना प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है इंडिया में जो डबल डोम के बारे में दर्शाता है। दिस आर्किटेक्चरल डिवाइस अलाउज द एक्सटीरियर डोम टू राइज ग्रांडली इनटू द स्काईलाइन व्हाइल कीपिंग द इंटीरियर सीलिंग एज एन एस्थेटिकली प्लीजिंग हाइट फॉर विजिटर्स, मतलब कि बाहर से जो है विशालकाय गुंबद बना हुआ है, ठीक, ऊपर के लिए, और जब अंदर जाओगे तो वो और ज़्यादा ऊंचा दिखेगा, वो यही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो उससे विजिटर्स होते थे वो बहुत आकर्षित होते थे। इट पेव द वे फॉर द ग्रांड डबल डोम्स सीन लेटर इन मुगल आर्किटेक्चर, और यहीं से जो है शुरुआत पड़ी थी मुगल आर्किटेक्चर में, जो विशाल गुंबद बनाए जा रहे थे उनकी। देख लीजिए, दिल्ली में 1517-18 ईस्वी में बना सिकंदर लोदी का मकबरा भारत की पहली ऐसी प्रमुख इमारत है जिसमें असली डबल डोम दोहरी गुंबद का इस्तेमाल किया गया। इस आर्किटेक्चरल तकनीक की वजह से बाहरी गुंबद आसमान की ओर भव्य रूप से ऊंचा उठती है, जबकि अंदर की छत आगंतुकों को देखने के लिए अच्छी लगने वाली ऊंचाई पर रहती है, ठीक है। ऊंचा दिखता ही है जब गुंबद बना होगा। इसने बाद में मुगल आर्किटेक्चर से दिखने वाली भव्य डबल डोम का रास्ता तैयार किया, ठीक है। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 135, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो मतलब कि दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में विच स्पेशलाइज द सेंट्रल डिपार्टमेंट वाज कॉल्ड दीवान ए इंशा। तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे में किस विशेष केंद्रीय विभाग को, ठीक है, कौन सा ऐसा विभाग था जिसे दीवान ए इंशा कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत में, मुगल में नहीं, दिल्ली सल्तनत में
कौन सा ऐसा विशेष केंद्रीय विभाग था जिसे दीवाने इंशा कहा जाता था? मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिकॉर्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंडोमेंट, ठीक, या फिर हिंदी में देख लीजिए सैन्य मामलों के मंत्रालय, शाही पत्राचार और रिकॉर्ड मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर धार्मिक बंदोबस्ती मंत्रालय, कौन सा था? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ रॉयल करस्पॉन्डेंस एंड रिकॉर्ड्स। सही है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द दीवान ए इंशा वाज हेडेड बाय द दाबिर ए खास। तो ये जो है किसके द्वारा हेड किया जा रहा था? दाबिर ए खास के द्वारा। दिस क्रूशल डिपार्टमेंट मैनेज ऑल स्टेट्स डॉक्यूमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट था वो क्या क्या मैनेज करता था, ये देख लीजिए। ये स्टेट के डॉक्यूमेंट्स देखता था, ड्राफ्टेड रॉयल प्रोक्लेमेशंस, मसौदे तैयार करता था, ठीक है, फरमान जिसे कहते थे, कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सचेंजेस, तो मतलब कि जो प्रशासनिक एक्सचेंज होता था, ठीक है, उसको भी देखता था, एंड मेंटेन्ड कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस बिटवीन द सुल्तान एंड हिज प्रोविंशियल गवर्नर्स। तो जो प्रांत के गवर्नर होते थे और उनके और सुल्तान के बीच में जो कम्युनिकेशन होता था उसे भी कॉन्फिडेंशियल रखता था, ठीक है, मेंटेन करके रखता था, सीक्रेसी। देख लीजिए हिंदी में, ठीक, आंसर क्या है? शाही पत्राचार और रिकॉर्ड मंत्रालय। स्पष्टीकरण देख लीजिए। दीवान इंशा का नेतृत्व दाबिर ए खास ने किया था। इस महत्वपूर्ण विभाग ने सभी राज्य दस्तावेजों का प्रबंधन किया, शाही घोषणाओं, फरमान का मसौदा तैयार किया, प्रशासनिक आदान प्रदान का रिकॉर्ड रखा और सुल्तान और उनके प्रांतीय राज्यपालों के बीच गोपनीय संचार बनाए रखा। सही है। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द कोर्ट पोएट ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां एंड ऑथर द फेमस पैनर्जिक टेक्स्ट पदशाहनामा। तो वो ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट शाहजहां का दरबारी कवि बना, ठीक है, कौन था जो मुगल सम्राट शाहजहां का दरबारी कवि बना और उसने प्रसिद्ध प्रशस्ति ग्रंथ पदशाहनामा की रचना की, ठीक? अब्दुल हामिद लाहौरी, अबुल फजल, इनायत खान या फिर गुलबदन बेगम। बताइए कौन है, फिर मैं बताऊँ आपको। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक। तो अब्दुल हामिद लाहौरी वाज ए स्कॉलर एंड हिस्टोरियन। तो ये विद्वान थे और इतिहासकार थे, कब? शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। कौन? अब्दुल हामिद लाहौरी। मॉडल्ड आफ्टर द अकबरनामा, मतलब कि कह सकते हो अकबरनामा की तर्ज पे, ठीक है। हिज वर्क पदशाहनामा, उनका काम पदशाहनामा या फिर बादशाहनामा। तो पदशाहनामा या फिर बादशाहनामा एक ही चीज़ है। उन्होंने प्रोवाइड किया एन एक्सेप्शनली डिटेल्ड इलिस्ट्रेटेड ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ शाहजहां रूल। तो मतलब कि जो शाहजहां का रूल था ना 2 डिकेड्स का, उसके बारे में बहुत अच्छे से इसमें बताया था। किसमें? बादशाहनामा में। इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बताया, ठीक। तो अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक विद्वान और इतिहासकार थे। अकबरनामा की तर्ज पर लिखी गई उनकी रचना पदशाहनामा या बादशाहनामा में शाहजहां के शासन में शुरुआती 2 दशकों का बहुत ही विस्तृत और सचित्र आधिकारिक इतिहास मिलता है, जिसमें ताजमहल का निर्माण भी मिलता है, ठीक। तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था बादशाहनामा या फिर बादशाहनामा अकबरनामा की तर्ज पे, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिस्टोरिक सैन स्टेफनो ऑफ द ईस्ट और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जनरल पब्लिश्ड फ्रॉम लंदन टू प्रोपगेट एंटी कॉलोनियल आइडियाज वाज फाउंडेड बाय विच रिवॉल्यूशनरी। तो मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक सैन स्टेफनो ऑफ द ईस्ट या इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जनरल जो था पब्लिश फ्रॉम, जो कि लंदन से पब्लिश होता था। क्या मतलब प्रोपिगेशन, मतलब समझते हैं विचारों को प्रदान करना, फैलाना, ठीक है। एंटी कॉलोनियल आइडियाज़, क्या? एंटी कॉलोनियल आइडियाज़ फैलाने के लिए, ठीक है, मतलब कि अंग्रेजों के विरुद्ध। वाज फाउंडेड बाय विच रिवॉल्यूशनरी, किस क्रांतिकारी के द्वारा जो है ये फाउंड किया गया था? बताइए। श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल या फिर उधम सिंह, कौन थे? बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक। ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा वाज ए ब्रिलियंट नेशनलिस्ट। तो मतलब कि ये ब्रिलियंट नेशनलिस्ट थे। हु सेटअप द इंडियन हाउस, ठीक है, इन्होंने इंडियन हाउस की भी स्थापना करी थी। कहाँ? लंदन में 1905 में इंडिया हाउस की, ठीक। ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए इंडिया हाउस की स्थापना किसने करी थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में। ही पब्लिश द मंथली जर्नल, और इन्होंने जो है मासिक जर्नल भी जो है प्रकाशित किया, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक। एज ए प्लेटफॉर्म टू वॉइस रेडिकल नेशनलिस्ट, मतलब कि जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे उनकी वॉइस देने के लिए, उन्हें आवाज़ देने के लिए, ठीक है। व्यूज़ एंड क्रिटिक ब्रिटिश इकोनॉमिक ड्रेन, तो मतलब कि जो ब्रिटिश इकोनॉमिक ड्रेन था, पैसा ले जा रहे थे वो बाहर, उसके बारे में भी आवाज़ उठा रहे थे। एंड पॉलिटिकल ऑपरेशन, और जो राजनीतिक तरह से जो है कह रहे थे कि, कह सकते हो कि राजनीतिक रूप से जो प्रताड़ना दे रहे थे भारतीयों को, उसके लिए भी आवाज़ उठाई थी।
हिंदी में देख लीजिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा एक बेहतरीन राष्ट्रवादी थे जिन्होंने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। उन्होंने द इंडियन सोशलॉजिस्ट नाम की मासिक पत्रिका शुरू करी, जिसके जरिए वे उग्र राष्ट्रवादी विचारों को सामने लाते थे और ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से धन की निकासी और राजनीतिक दमन की आलोचना करते थे। ठीक है, ये तो जो ब्रिटिश निकासी थी धन की, ये तो जो है दादा भाई नौरोजी ने भी लिखा है। ठीक है, उनकी बुक पढ़िएगा। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 138, द हिस्टोरिक दीपावली डिक्लेरेशन ऑफ अक्टूबर 1929 विच वेगली स्टेटेड दैट द नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस वाज द अटेनमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस वाज इशूड बाय विच वायसराय। ठीक, हिंदी में देख लीजिए, अक्टूबर 1929 का ऐतिहासिक दीपावली घोषणा पत्र, जिसमें अस्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारत की संवैधानिक प्रगति का स्वाभाविक क्रम डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना है। सही है, किस वायसराय द्वारा जारी किया गया था बताइए? लॉर्ड रीडिंग थे, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड वेलिंगटन थे, या फिर लॉर्ड लिनलिथगो थे? कौन थे बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको ऑप्शंस। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। ठीक, तो इशूड बाय वायसराय लॉर्ड इरविन, तो मतलब कि लॉर्ड इरविन के द्वारा इशू किया गया था इन रिस्पांस टू माउंटिंग प्रेशर फ्रॉम द साइमन कमीशन प्रोटेस्ट। तो मतलब कि जो साइमन कमीशन प्रोटेस्ट था उसके कारण, बढ़ते दबाव के कारण ये इशू किया गया था। किसने? लॉर्ड इरविन ने। द डिक्लेरेशन ऑफर्ड ए वेग प्रॉमिस ऑफ डोमिनियन स्टेटस, लेकिन जो ये डिक्लेरेशन था ना, ये वेग प्रॉमिस दे रहा था। वेग समझते हैं ना, अस्पष्ट, मतलब कि कुछ पक्का नहीं है, बस ये ऐसे ही टरका रहे थे। विदाउट सेटिंग एनी टाइमलाइन, मतलब कि कोई टाइमलाइन थी नहीं। डोमिनियन स्टेटस की तो बात की जा रही थी। डोमिनियन स्टेटस समझते हैं और रिपब्लिक समझते हैं। डोमिनियन स्टेटस वो होता है जिसमें आपके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तभी कांग्रेस ने फिर मांग रखी थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। देख लीजिए, दिस लैक ऑफ कॉन्क्रीट कमिटमेंट लेट द कांग्रेस टू पास द पूर्ण स्वराज। और यही जो थी लैक ऑफ कॉन्क्रीट कमिटमेंट, मतलब कि पूरी तरीके से कमिटेड नहीं दिख रहे थे वो लोग, इसीलिए जो है उन्होंने पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी थी। रिजोल्यूशन जस्ट 2 months लेटर एट द लाहौर सेशन, और 2 महीने बाद जो लाहौर सेशन होने वाला था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग रख दी थी। ठीक, तो देख लीजिए, साइमन कमीशन के विरोध से बढ़ते दबाव के कारण वायसराय लॉर्ड इरविन ने यह घोषणा की थी। इसमें बिना किसी समय सीमा के डोमिनियन स्टेटस अधिराज्य का दर्जा देने का स्पष्ट वादा किया गया था। किसी ठोस प्रतिबद्धता के अभाव के कारण कांग्रेस ने इसके ठीक 2 महीने बाद लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। डोमिनियन स्टेटस वो होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाहर का चलेगा, ब्रिटेन का या किसी और कंट्री का, और जो रिपब्लिक हो जाता है, समझ रहे हो, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, उसमें हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। ठीक है, ये हुआ था बाद में, तो हम रिपब्लिक बन गए थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 139, हु अमंग द फॉलोइंग डायनामिक सोशल रिफॉर्मर्स एस्टेब्लिश द शारदा साधन होम फॉर लर्निंग इन बॉम्बे इन 1889 टू प्रोवाइड शेल्टर एंड एजुकेशन टू यंग हिंदू विडोज। तो भैया कहें निम्नलिखित में से किस गतिशील सामाजिक सुधारक, ठीक, तो एक गतिशील सामाजिक सुधारक थी, उन्होंने 1889 में बॉम्बे में युवा हिंदू विधवाओं को आश्रय और शिक्षा प्रदान करने के लिए शारदा सदन की स्थापना करी थी। कौन थी वो? पंडित रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे, या फिर मुथुलक्ष्मी रेड्डी? बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंडित रमाबाई। ठीक है, या फिर पंडिता रमाबाई। ध्यान रखिएगा, पंडिता रमाबाई वाज एन आउटस्टैंडिंग स्कॉलर, तो ये बहुत अच्छी विद्वान थी, पढ़ी लिखी थी काफ़ी ज़्यादा। किसकी? ऑफ संस्कृत, एंड ए पॉइंटिंग एक्टिविस्ट, और ये अग्रणी एक्टिविस्ट भी थी। ठीक है, कह सकते हो कार्यकर्ता फॉर वुमेन्स लिबरेशन, मतलब कि ये वुमेन की लिबरेशन की, जो स्त्रियाँ थी उनकी आज़ादी की बात काफ़ी अच्छे से उठा रही थी। शी फाउंडेड द शारदा सदन, और इन्होंने ही शारदा सदन की स्थापना करी थी टू गिव यंग विडोज सेफ्टी, तो जो विधवा हो जाती हैं उनकी सेफ्टी के लिए, जो यंग एज में ही विधवा हो जाती हैं, ठीक, उनकी सेफ्टी के लिए इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई, और जो शारदा सदन था ना उसकी भी स्थापना करी। फिर देखिए लिटरेसी, हाँ, वुमेन सेफ्टी, लिटरेसी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सो दे कुड अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो फिर मतलब जब पढ़ेंगी, उन्हें बताया जाएगा, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, तो फिर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी अचीव कर लेंगी। चैलेंजिंग ऑर्थोडॉक्स सोशल नॉर्म्स ऑफ द एरा, और मतलब कि रूढ़िवादी जो विचार थे उनका वो विरोध कर रही थी। इन्हें भी देख लीजिए, पंडिता रमाबाई संस्कृत की एक असाधारण विद्वान और महिलाओं की मुक्ति के लिए काम करने वाली एक अग्रणी कार्यकर्ता थी। उन्होंने युवा विधवाओं को सुरक्षा, शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए शारदा सदन की स्थापना करी, ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके और उस दौर की रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दे सके। ठीक, फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैं बीच में आपको डिस्टर्ब भी नहीं करता हूँ। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। बाई वर्च्यू ऑफ द
विच ब्रिटिश लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, ठीक है, तो वो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की बात पूछ रहे हैं। वाज द सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक, कंप्लीटली अबॉलिशिंग द डायरकी सिस्टम एट द प्रोविंशियल लेवल, मतलब कि किस ब्रिटिश विधायी सुधार के तहत, कौन सा ब्रिटिश लेजिस्लेटिव रिफॉर्म था जिसके तहत प्रांतीय स्वायत्ता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई थी या फिर व्यवस्था लागू की गई थी और प्रांतीय स्तर पर दैश शासन प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। ठीक, बताइए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, बताइए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है ये कह सकते हो कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई थी। याद रखिएगा कि जो हमारा संविधान है ना, वो ज़्यादातर जो इंस्पायर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर्ड है, 70% मान लो। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एबॉलिश द फ्लॉड डायरकी सिस्टम, मतलब कि इसको कह सकते हो कि जो ये दास शासन प्रणाली थी ना, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। ठीक, डायरकी सिस्टम इनसाइड द प्रोविंसेस, कहाँ, प्रोविंसेस में, एंड रिप्लेस्ड इट विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और इसे किससे रिप्लेस कर दिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से। दिस अलाउड प्रोविंसेस टू ऑपरेट एज इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ठीक है, अब जो है फिर जो है प्रांत जो थे वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह काम करने लगे थे, लार्जली फ्री फ्रॉम सेंट्रल इंटरफेरेंस, मतलब कि अब केंद्र जो है इंटरफेरेंस नहीं कर सकता था इसमें, एंड लेड डायरेक्टली टू द डेमोक्रेटिक प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937। और इसी वजह से जो है इसने किस तरफ हमें कह सकते हो कि प्रेरित किया या धकेला, डेमोक्रेटिक प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 के। ठीक, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों में मौजूद दोषपूर्ण दैत्य शासन प्रणाली को खत्म कर दिया और उसकी जगह प्रांतीय स्वायत्ता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू की। इससे प्रांतों को केंद्रीय हस्तक्षेप से काफ़ी हद तक मुक्त होकर स्वतंत्र प्रशासनिक इकाइयों के रूप में काम करने की सुविधा मिली और इसी के परिणाम स्वरूप 1937 में लोकतांत्रिक प्रांतीय चुनाव हुए। ठीक है, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करिए। ठीक, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो वो भी दे दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।